जैसा कि दोस्तों हमारा 29 अगस्त को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, और जो पेपर में आपके क्वेश्चन रहेंगे बहुत हाई चांस है कि आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएं, जो स्पेशल त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्या है जारी हुआ है। इसलिए मैं आपको क्या है कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको सब पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको सभी 5 अध्याय के आपको वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे। पार्ट 3 में अध्याय 1 और अध्याय 2 के हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। अब हमारे अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है कवर करने वाले हैं। तो ओके, तो 4 वीडियो टोटल रहेंगी। चारों वीडियो को देखकर अगर आप पूरे प्रश्न बैंक को तैयार कर लेते हैं तो आप क्या है 70 में 70 स्कोर करेंगे फिजिक्स के पेपर में। तो अध्याय 3 हमारा समतल में गति, इसके में क्या है क्वेश्चन आंसर देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। देख लेते हैं। तो सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम क्या है? यदि 2 सदिश परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज को 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सके तो उनका परिणामी सदिश परिणाम में तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो ये आपका सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज नियम है और ये आपको डायग्राम भी बनाना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। नेक्स्ट एकांक सदिश किसे कहते हैं? वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है? कोणीय वेग किसे कहते हैं? इनका सूत्र लिखिए। क्रम से हम सभी के सॉल्यूशन देखते चलते हैं। पहला किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखना है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन इस टाइप का रहने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था एकांक सदिश किन्हें कहते हैं? एकांक सदिश को किस पर लिखना है? ऐसे सदिश जिसका परिणाम इकाई होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर की क्रमशः एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश लंब कोणित एकांक सदिश हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कोणीय वेग से किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर में को हम कोणीय वेग कहते हैं, उसे ओमेगा से हम क्या दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो आवर्तकाल और आपको आवृत्ति में आपको परिभाषा देनी है। तो आवर्तकाल एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक मूल चक्कर में लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से दर्शाते हैं और ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला है। आवृत्ति किसी कण द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। जैसे आपका एन से एफ से भी हम क्या दर्शाते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो प्रक्षेप गति आपकी क्या होती है? यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी पर अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम की 2 गोले समान वेग से एक दिशा में फेंके जाते हैं। कौन सा गोला पृथ्वी से पहले टकराएगा और क्यों? तो आंसर कैसे आपको लिखना है? तो आपका आंसर इसमें रहने वाला है कि दोनों ही गोले पृथ्वी से एक ही समय में टकराएंगे, क्योंकि हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण सभी वस्तुओं के लिए क्या समान होगा और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए भले ही गोले का द्रव्यमान अलग अलग हो, यदि उन्हें समान वेग से दिशा में फेंका जाए तो समान समय पर भी जमीन पर पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? और इसके साथ ही पूछा रहा है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त के परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और अभिकेंद्री त्वरण क्या है? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसमें वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या है अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न में पहला है हमारा क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा छक्का लगाता है। बल्ले से मारते समय गेंद का वेग और क्षैतिज की दिशा ज्ञात कीजिए। जैसे देख लेते हैं कैसा आपका रहने वाला। तो हमें अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम हमारा परास ये आपके 2 सूत्र लगने वाले हैं। ओके, तो अधिकतम परास हमें इतना दिया, अधिकतम ऊंचाई गुरुत्वीय त्वरण हमें ये सब दिया है, जो दिए हैं वो मान हमने लिख लिया है, मतलब दिया क्या क्या है वो बता दिया है। अब फिर अधिकतम परास का हम सूत्र लगाते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं। यहाँ जो साइन बना है गुणा का साइन। ओके, टाइपिंग करने पर उस प्रकार से साइन नहीं बन पाता, तो ये आपका साइन गुणा का है। ओके, तो ये आपका गुणा हो जाता है तो आपका निकल आता है यहाँ। इसके आगे देख लेते हैं।
और अधिकतम ऊंचाई के लिए कहा जा रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई है, इसलिए हम जो थीटा 45 डिग्री लेकर चलते हैं आपका। ओके, तो प्रारंभिक वेग आपका u और कोण थीटा से ऊंचाई अब ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। इसके बाद अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगा आते हैं तो वही ऊंचाई आ जाती है। तो खिलाड़ी द्वारा बल्ले से मारने के समय गेंद पर वेग लगभग कितना होगा, 31.3 मीटर प्रति सेकंड और 36 से दिशा 45 डिग्री है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में लगभग 90 मीटर तक भाला फेंका। मान लीजिए नीरज ने 45 डिग्री के 36 कोण से भाला फेंका, तो भाले का आपको क्या प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो कैसे आपको निकलेगा, तो इसके लिए हमें जो सूत्र यूज करना पड़ेगा, ये आपका आर बराबर रेंज निकालना है हमें। ओके, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस हमें दिया हुआ है 90 मीटर रेंज दी हुई है। ओके, आर की वैल्यू थीटा 45 डिग्री है और जी हमारा कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा आपका आंसर रहने वाला है क्लियर, 30.28 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्नानुसार अधिकतम क्षैतिज दूरी हमें ये दी हुई है, क्षैतिज परास का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, आपके यहाँ रहने वाला है। इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है, तो आगे आंसर आपका 50 मीटर आने वाला है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है उसका आपको पूरा दिया हुआ तरीका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, कितनी दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, कितनी दूर जाकर गिरेगी यानी 36 परास आपको बतानी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देते तो 36 परास, तो आप तुरंत समझ जाएंगे 36 परास पूछा जा रहा है, 36 परास का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 36 परास न लिखकर कहा गया है ये कितनी दूर जाकर गिरेगी, यानी 36 परास बताना है आपका। और नेक्स्ट भी इसी टाइप का है कि 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यह कितने समय हवा में रहेगी। यहाँ दोस्तों आपको क्या है, इसका उड्डयन काल निकालना है। ओके, देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से रहा करता है, जिसमें डायरेक्ट पूछेगा तो अधिकतम ऊंचाई बताओ, उड्डयन काल बताओ, 36 परास बताओ। लेकिन ये आपको क्या थोड़ा सा घुमा दिया गया है, क्योंकि 36 परास लिख के बता दिया है कि ये क्या लिख दिया गया आपका कि यह कितनी दूर जाकर गिरेगी। ओके, और लिख दिया है कि यह कितने समय तक रहेगी, यानी उड्डयन काल आपसे पूछे जा रहा है। तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अधिकतम ऊंचाई का, उड्डयन काल का, 36 परास का। बाकी यहाँ तो आपको उड्डयन काल और 36 परास निकालना है। 36 परास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उड्डयन काल का, जैसे उड्डयन काल हमें निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला है T=2u sin थीटा अपॉन जी, उसके वैल्यू पुट करते हैं तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाता है। 36 परास निकालना है हमें। ओके, यह कितनी दूर जाकर गिरेगी यानी 36 परास निकालना है, तो 36 परास का फॉर्मूला का वैल्यू पुट करिए, उसमें आंसर हमारा आ जाता है। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे 4 नंबर वाले प्रश्न पहला है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पहले आपको प्रक्षेप गति के पूछा क्या है, फिर आपको उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र है, वो तो देखिए आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही सूत्र निकालना भी आपको सीखने रखना है, क्योंकि लॉन्ग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। तो पहले आपको बताएगा प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप गति के बारे में दिया है, ये डायग्राम पूरा दिया हुआ है। फिर यहाँ से आपका उड्डयन काल निकाला जा रहा है, उड्डयन काल का जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति हो रही है। इसके आगे देख लेते हैं, तो ये हमारा उड्डयन काल का सूत्र हो जाता है। फिर क्षैतिज परास का सूत्र स्थापित किया जा रहा है, फिर अधिकतम ऊंचाई का सूत्र स्थापित किया जा रहा है। तो तीनों के आपको जो सूत्र है स्थापित करना जरूर सीख लें, लॉन्ग में आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आज भी चुका है। ओके, इसके साथ ही जब ये निकालना तो आपको सीख ही लेना है, और फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें केवल क्या फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है, अधिकतम ऊंचाई का या क्षैतिज परास का, फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या है, निकालना तो सीखना है, साथ ही उसको याद करके भी रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री के बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं, तो एक कथन को आपको क्या सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपका इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है, इसके आगे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और फिर दोस्तों हमारा क्या है, आप कंप्लीट हो जाता है आपका। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान, ये है आपका यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समान अर्थ है। ओके, इसका सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। ओके, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास निकाला गया है, फिर उनका क्या अनुपात निकाला जा रहा है, यहाँ ये उनका अनुपात निकाला जा रहा है, और फिर हमारा यहाँ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है, इससे सिद्ध आपका हो जाता है।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रक्षेप गति किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों को भी देख लेते हैं। तो ये आपका दिया प्रक्षेप की गति किस कोण पर क्षैतिज परास से ऊंचाई के बराबर होती है, इसका बारे में ये आपका डायग्राम रहने वाला है और इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है अभिकेंद्र त्वरण है आपका, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं और व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका जो आपका दिया हुआ सॉल्यूशन या डायग्राम, इसका व्यंजक क्या निकाला जा रहा है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको अध्याय 3 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 4 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अध्याय 4 है गति के नियम, इससे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं तो उनके हाथों में कम चोट लगती है, परंतु हाथों के पीछे ना खींचे तो चोट लगती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर आपको लिखना है। इसका कारण यह है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने समय रोकता है आवेग देने के लिए उसे उतना कम बल लगाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है पहिए के बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर आपको लिखना है बॉल बेरिंग का उपयोग करके सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। सिंपल है। पहियों में बॉल बेरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि पहिए क्या सर्फी घर्षण करती हैं, लेकिन हम बॉल बेरिंग जैसे लगा कर देते हैं तो ये लोटनी घर्षण में बदल जाती हैं, और जो लोटनी घर्षण क्या सर्फी घर्षण के पीछे क्या कम होता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है रोलर या नॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है? तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो इसे आप तैयार करना है और डायग्राम भी आपको यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो आपको प्रॉपर इसको सीख लीजिएगा। ये आपका दिया है रोलर को ढकेलने की अपेक्षा क्या खींचना आसान होता है, क्यों? नेक्स्ट है वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसे दोस्तों आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, बाकी कम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन है वो सब क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ कैच लेते समय हाथ को पीछे कर लेता है, और बॉल बेरिंग वाला लोडर वाला आगे जो घर्षण है, इनके इंपॉर्टेंट आते भी रहते हैं आपके क्वेश्चन। ओके, इसलिए इनमें मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। तो अभी से आप तैयार करते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम तक तैयारी हो रही है। ओके, नेक्स्ट घर्षण किसे कहते हैं? स्थैतिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को आपको क्या है परिभाषित कीजिए। तो दिए आपके घर्षण के बारे में। घर्षण बल परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के बीच लगने वाला बल है जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्शी लगता है और उसकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। आपका हो गया घर्षण बल। फिर स्थैतिक घर्षण और इसके सीमांत को परिभाषित करना है। तो स्थैतिक घर्षण क्या है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में रहती है तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ओके, FG से प्रदर्शित करते हैं। सीमांत घर्षण बल क्या है? सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए, घर्षण को कम करने और बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो घर्षण से होने वाले लाभ हानि क्या है? लाभ है घर्षण के कारण भोजन चबाया जाता है। घर्षण के कारण क्या है कि पृथ्वी चल पाना संभव है। और हानि से क्या है कि मशीनों की जो दक्षता कम हो जाती है, मशीनों के कलपुर्जे गिर जाते हैं। तो इसे कम किस प्रकार से किया जा सकता है? घर्षण को बढ़ा किस प्रकार से आता है? तो देखिए, अगर कम करना है तो आप पॉलिश करके स्नेह का उपयोग करके बॉल बेरिंग करके घर्षण को कम कर सकते हैं। बढ़ाना है घर्षण को आपको तो बहुत चिकनी सतह पर जैसे बर्फ पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर। वाहनों के टायरों को क्या है खांचेदार, आपने भी देखा साइकिल के हो चाहे आपके गाड़ी के टायर हो, उसमें क्या लाइनें बनी होती है, खांचेदार बनाया जाता है। और मशीनों में लगे पट्टे बेल्ट पर क्या चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ डाला जाता है उसमें घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो हो जाते हैं आपके घर्षण के लाभ हानि और घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, घर्षण को कैसे बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में बता दिया गया है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, दो वस्तुओं के निकाय के लिए से क्या है सिद्ध कीजिए। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? वाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण संवेग क्या नियत रहता है, ये आपका संवेग संरक्षण का नियम है। ओके, एक वाक्य नहीं आ जाता है, पढ़ के रखना है और इसे सिद्ध करना है। तो ये आपका ये रहने वाला, आपको इस प्रकार से आपको देख लीजिएगा, जैसे आपको क्या तैयार कर लीजिएगा, बस आपका इतना ही शॉर्ट में रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक याद कीजिए। तो तोप या बंदूक के लिए प्रक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक क्या है? देखिए, बंदूक का द्रव्यमान एम है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है, गोली का वेग स्मॉल भी और बंदूक का प्रक्षिप्त वेग कैपिटल भी मांगा गया है। फिर इस प्रकार से यहाँ निकाला गया, तो आपको देख लें। पहले तो क्या क्या माना गया वो बताया गया है, फिर उसके अनुसार निकाला गया। गोली के दागने के कुल संवेग क्या होगा? गोली पर लगने से पूर्व रैखिक संवेग के बराबर होगा। इस प्रकार से हमारा निकल रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों समतल मैदान पर वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कार के अभिकेंद्र
बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये ऐसे आप देख लीजिएगा। बाकी का देखिए जो पूछा जाए, देखिए यहाँ समतल मैदान के लिए नेक्स्ट वाले में है आपका ढालू या बंकित वृत्ताकार मार्ग में गतिशील काल के लिए अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पेपर में जो हमेशा पूछा जाता है वो ढालू के लिए पूछा जाता है, तो ये आपको मैंने तैयार करके रखना है। समतल का मैदान कमी आता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आपको तैयार करके रखना है। बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक आपका ये दिया हुआ है। पहले तो आपको ये डायग्राम समझ के रखना है। थ्योरी किस प्रकार से रहने वाली है आपकी, तो ये आपका रहने वाला है। ओके, इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है आंसर, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हैं अपनी तरफ से। मैं आपको नेक्स्ट वर्ष के बता रहा हूँ कि 25 मीटर प्रति सेकेंड से गतिशील 60 kg के पिंड का 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है। पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। पिंड का वेग आपको दिया हुआ है, पिंड का द्रव्यमान दिया है, बल दिया है 50 न्यूटन, समय आपको निकालना है। बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग बटी समय। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, बस वेग रखते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 4 के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उनका आपको सॉल्यूशन बता दिया है, और जो कि तो जितना बताया सब तैयार करते जाइएगा। फिर आप देख लेते हैं अध्याय 5, हमारा लास्ट अध्याय है त्रैमासिक परीक्षा में। अध्याय 5 कार ऊर्जा तथा शक्ति, इसके भी हम क्या है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए। कार ऊर्जा प्रमेय क्या है, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपका कार ऊर्जा प्रमेय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संरक्षी एवं असंरक्षी बल में 3 अंतर लिखिए। दोस्तों आपका ये दिया है संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर, 3 अंतर आपके दिए हुए, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठन में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, तो अंतर लिखते समय क्या करना है आपको, प्रत्यास्थ संगठन क्या है वो बता देना है, अप्रत्यास्थ संगठन वो बता दीजिएगा, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संगठन का आपको उदाहरण देना है। तो ये आपको इससे तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके वार्षिक परीक्षा तक में आपके काम आने वाले, तो ये सभी टॉपिक आपको सीख के रखना है। ओके, प्रत्यास्थ संगठन में क्या होता है, वे संगठन होते हैं जिनका निकाय क्या सदैव गतिज संवेग व गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित रहती है। जैसे आपका स्टील हो गया, अथवा कांच की 2 गोलियों की जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ संगठन है। अप्रत्यास्थ संगठन में क्या होता है, जिसमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित नहीं होती है। तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आदेश गुणनफल के 3 नियम लिखिए। देखिए तो यहाँ आपको दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आदेश गुणों के आपके नियम बताने हैं। तो आदेश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आदेश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। और एक और आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसे आप अपनी तरफ से आप देख लीजिए, गुत्ती स्थितिक ऊर्जा। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, मेन तो अब ये सिंपल आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, बाकी से भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन, अब इसमें दिए हैं आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आते नहीं, जिसमें ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपका आ भी चुका है। किसी स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने पर संचित स्थितिक ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपको यही पढ़ना ये रखना है। ओके, बाकी फिर मैं आपको परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को सूत्र की स्थापना ही बता दूंगा। तो ये आपको मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिक ऊर्जा का सूत्र यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ, और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य का सूत्र आपको किस प्रकार से निकालना है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो इसका सूत्र आपको इस प्रकार से निकालने वाला है, ये आपका दिया परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए सूत्र की स्थापना। अब इसको मैंने क्या बहुत एक साथ लिख दिया है, और टाइपिंग वाला है, तो उस प्रकार से थोड़ा सा आपको क्या सेट बस कर लीजिएगा। ओके, जैसे मतलब जिस फॉर्मेट में आप लिखते हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पूरी थ्योरी से एकदम लिख दी गई। ओके, बाकी इसी बार से आपको रहने वाला है परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य के सूत्र की स्थापना, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके 5 अध्याय के, ओके, इस वीडियो में हमने अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले वाले में अध्याय 1 और अध्याय 2 के बता दिए थे। तो टोटल 4 वीडियो में हमने पहली दूसरी वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए, तीसरी चौथी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए। तो जितने सब बताएं सभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, और जो ज़्यादा याद नहीं हो रहा, तो जो मैं पहले सबसे पहले आपको सिलेक्टेड बोलता हूँ उनको तो आपको करके पढ़ के रखना ही है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।